दूसरी तरफ अमेरिका था, जिसके राष्ट्रपति उस समय जॉन एफ कैनेडी थे। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जो है जो अमेरिका के जो जंगी बेड़े हैं उन्हें क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोक दिया, और इस तरीके से अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाह रहा था कि जिस तरीके से रूस ने अमेरिका पर मिसाइलें तैनात की है, अमेरिका भी ऐसा कर सकता है। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया, अर्थात क्यूबा पर मिसाइलें तैनात कर अमेरिका को दबाव में लाने की कोशिश की गई। इसी के साथ ही ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें जो आपका ये सर्कल हुआ है 3 तरह का सर्कल, ये वो दिखाता है कि अगर क्यूबा का मिसाइल को जो वहाँ मिसाइल तैनात किया गया था, अगर उसको प्रक्षेपित कर दिया जाता तो ये अमेरिका के इतने बड़े एरिया पर उसका प्रभाव पड़ सकता था। दूसरा है यहाँ पर जो क्यूबा का मिसाइल संकट था वो टला क्यों? जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि एक तरफ अमेरिका ने, दूसरी तरफ सोवियत रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलें तैनात कर दी थी, युद्ध की स्थिति लगभग तैयार हो गई थी कि अब युद्ध होने ही वाला है, किंतु दोनों ही पक्ष जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। इसी को देखते हुए दोनों पक्षों ने समझदारी भरा फैसला करते हुए युद्ध को टाला और ये निश्चित किया कि कोई भी पक्ष युद्ध नहीं करेगा, और दुनिया ने तब जाकर चैन की सांस ली। इसी को क्यूबा का मिसाइल संकट कहा जाता है। ये क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्योंकि अभी तक ये स्थिति रहती थी कि अमेरिका सोवियत रूस को धमकी दे रहा है, सोवियत रूस अमेरिका को धमकी दे रहा है, लेकिन वास्तव में इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जाता था। किंतु इस क्यूबा का जो मिसाइल तैनाती की जो घटना हुई, उसने वास्तव में सिर्फ धमकियों को प्रत्यक्ष रूप से ज़मीन पर ला दिया कि धमकियां भी वास्तव में सच हो सकती हैं। इसके साथ ही देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष लगातार जारी होने लगा। लेकिन अच्छी बात या संतोषजनक बात यह थी कि इस संघर्षों ने कभी भी, इस बातूनी संघर्षों ने, या कहा जाए कि सिर्फ बातों ने सिर्फ तनाव का रूप तो लिया, लेकिन कभी युद्ध का रूप नहीं लिया। विभिन्न इलाकों में छोटे मोटे युद्ध हुए, लेकिन कभी प्रत्यक्ष रूप से दोनों महाशक्तियां युद्ध क्षेत्र में नहीं आईं। इस तरीके से माहौल धीरे धीरे दोनों ही देशों में लगातार तनाव का माहौल बना रहा, और सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्र मतलब अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस रहे, और धुरी राष्ट्र मतलब जर्मनी, इटली और जापान, अर्थात अमेरिका, सोवियत रूस पहले एक गुट में थे और धुरी राष्ट्र मतलब जापान, जर्मनी वगैरह दूसरे गुट में। इन दोनों देशों के बीच विश्व युद्ध हुआ था, और उस विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाके में भी फैला, और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ तक कि भारत के भी कुछ हिस्सों में आ गया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और सोवियत रूस साथ में थे दूसरे विश्व युद्ध में, किंतु दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, अब जब समाप्त हो गया तो उस समय इस बात की होड़ शुरू हो गई कि अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली देश है या सोवियत रूस। इसी घटना को कि अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा या सोवियत रूस, साबित करने के लिए अमेरिका ने बिना सोवियत रूस के, बिना सलाह मशवरे के जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थानों पर 1945 में परमाणु बम गिराया, जिस घटना से रुष्ट होकर अमेरिका और सोवियत रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से तनाव का माहौल बन गया। सोवियत रूस ने यह शिकायत की कि अमेरिका को इस बारे में उनको कम से कम आगाह तो करना चाहिए था, क्योंकि जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो अमेरिका और सोवियत रूस दोनों मित्र राष्ट्र थे, और किंतु अब अमेरिका ने अपना अलग गुट अपने को अलग कर लिया था, और यह अमेरिका द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका चाहता था कि विश्व में वह सोवियत रूस से आगे निकल जाए। दोनों ही देश, अमेरिका और सोवियत रूस, परमाणु शस्त्रों से संपन्न थे, इसलिए दोनों ही देशों के बीच अगर कोई प्रत्यक्ष युद्ध होता तो वह संपूर्ण विश्व के लिए हानि हो सकती थी, और वो बहुत बड़ी क्षति होती जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी।
और दोनों ही साथ ही दोनों पक्षों को भी नुकसान जो नुकसान होता उससे दोनों ही देशों के साथ साथ संपूर्ण विश्व को हानि उठानी पड़ सकती थी। इसी संभावना के तहत वास्तव में कोई युद्ध ना हुआ, सिर्फ आपस में ही तनाव का माहौल बना रहा। शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं पर जब अब हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी या कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण यह शीत युद्ध इतना लंबा चला। जैसे उसमें सबसे पहले थी सोवियत संघ की अमेरिका से नाराज़गी। सोवियत संघ की अमेरिका से नाराज़गी अर्थात सोवियत संघ को यह नाराज़गी थी कि अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराया तो उसको इस बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। दूसरा है अमेरिका ने सैनिक संधि की, जिसको नाटो कहा जाता है, NATO नाटो, उसके बारे में मैं अभी आपको आगे के अध्याय में बताऊंगी। दूसरी तरफ अमेरिका की संधियों को देखते हुए सोवियत रूस ने भी अपनी तरफ से वार्सा संधि की। तीसरा जो चौथा मतभेद का कारण जो दिखाई देता है वह वैचारिक असमानता। वैचारिक असमानता अर्थात पूंजीवाद अच्छी व्यवस्था है, बेहतर व्यवस्था है, या साम्यवाद बेहतर व्यवस्था है। क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वह स्वतंत्रता का पक्ष रखती थी, वहीं साम्यवादी व्यवस्था थी वो समानता का पक्ष रखती थी। तो दोनों ही देश अपनी अपनी जो व्यवस्था है, अपनी अपनी जो विचारधारा है उसको बेहतर सिद्ध करने में भी लगे हुए थे। तो इस तरीके से इन दोनों ही देशों के बीच पारस्परिक तनाव का माहौल इन वजहों से, इन कारणों से बना हुआ था। दोनों ही देश जानते थे कि आपस में युद्ध करने का परिणाम जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए दोनों महाशक्तियाँ युद्ध नहीं करना चाहती थीं, दोनों ही युद्ध से दूर रहना चाह रही थीं। इसी कारण संपूर्ण विश्व में एक नई व्यवस्था का आगाज हुआ जिसे बोला जाता है द्विध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवी बच्चों जैसे हम देखते हैं कि जब आप विश्व का मानचित्र देखेंगे, ग्लोब देखते हैं, तो इसमें एक तरफ उत्तरी ध्रुव होता है, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व दो भागों में बढ़ गया, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत रूस। इसी कारण इस व्यवस्था को द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जाने लगा। संपूर्ण विश्व के देशों से यह आशा की जाने लगी कि वो अपने आप को निश्चित तौर पर यह साबित करें कि वो अमेरिका के साथ है या सोवियत रूस के साथ है। इस तरीके से यह उन छोटे छोटे देशों के लिए या अन्य देशों के लिए एक बड़ा ही असमंजस का माहौल बन गया कि अब अगर अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएंगे तो सोवियत रूस नाराज होगा, और सोवियत रूस के गुट में शामिल हो जाएंगे तो अमेरिका नाराज हो सकता है। इसलिए दोनों ही स्थितियों में अब विश्व के देशों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसका पक्ष लें। आप यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखाना चाहती हूँ। इसमें देखिए जो रेड कलर से है जितने भी देश आपको, जैसे पोलैंड, सोवियत संघ, मॉस्को, बुडापेस्ट, रोमानिया, ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब हैं आपके वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट ये मैं अभी आपको बताऊँगी। वार्सा अर्थात जो सोवियत रूस के साथ थे। दूसरी तरफ आपको जो ये नाटो के सदस्य जो पीले कलर से आपको ब्रिटेन है, फ्रांस है, पेरिस, लग्जमबर्ग वगैरह है, ये नाटो के सदस्य देश हैं। ये नाटो और वार्सा क्या है इनके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से दोनों ही देशों के संपूर्ण विश्व में दोनों ही विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध सा छिड़ गया कि कौन सी विचारधारा बेहतर है और किस देश के साथ रहने में देशों को क्या लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर हम यह समझेंगे कि छोटे छोटे जो देश थे वो किस तरीके से बड़े देशों के काम आ सकते थे, जिस कारण ये बड़े देश इन छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करना चाह रहे थे। जैसे महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे तेल है, खनिज संसाधन है, या उन छोटे देशों की आर्थिक स्थिति ऐसी है, जैसे क्यूबा है तो अमेरिका के तट पर लेकिन सोवियत रूस के प्रभाव पर है, और सोवियत रूस क्यूबा के माध्यम से अमेरिका पर पूरी तरीके से निगरानी रख सकता था। तीसरा है सैनिक ठिकाने, जिससे जासूसी की जा सकती है अन्य देशों की। आर्थिक मदद अर्थात जो छोटे छोटे देश हैं वो सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे इन देशों के। ये ऐसे कारण थे जिनके कारण छोटे छोटे देशों का महत्व बना हुआ था। इसी कारण अमेरिका और सोवियत रूस इन छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करने में
अपने गुट में शामिल करना चाह रहे थे। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया, बर्लिन, कांगो और कई अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी और संकट गहराता जा रहा था। अर्थात इन जगहों पर, जैसे कोरिया बता रहे हैं, बर्लिन है, कांगो है, इन जगहों पर दोनों महाशक्तियाँ लगभग प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति में आ गई थी, अर्थात इन देशों पर कब्जा जमाने को लेकर। किंतु दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था, अर्थात कोई भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध भी नहीं करना चाहता था और युद्ध में पीछे भी नहीं रहना चाहता था। लेकिन विश्व को परमाणु युद्ध से बचाए रहना चाह रहा था, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थितियों से बचा जा रहा था। अब जैसे जैसे शीत युद्ध का माहौल बन रहा था, दोनों ही देशों के बीच एक दूसरे के प्रति शंका का, भय का या अविश्वास का माहौल बढ़ता जा रहा था। और इस अविश्वास के माहौल में हथियारों की होड़ शुरू हुई, अर्थात एक दूसरे के ऊपर असंतोष, एक दूसरे के भय के कारण ये स्थिति हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का इकट्ठा किया जाए, हथियारों को उपलब्धता कराई जाए, जिससे कि युद्ध आने पर उसका सामना किया जा सके। दोनों ही देश इस बात को समझ रहे थे कि युद्ध कभी भी हो सकता है, इसलिए वो हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते थे। कोई भी परमाणु हथियार, दोनों ही देश जानते थे कि कोई भी देश अगर परमाणु हथियार चला देता है तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे देश के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, वो भी उतना ही उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और कोई भी देश फिर इन परमाणु हथियारों से नहीं बच पाएगा। अतः इसी आशंका को देखते हुए विभिन्न देशों ने ये निश्चित किया कि इन परमाणु जो हथियार है उनकी होड़ को किसी तरीके से हमें नियंत्रण में रखना होगा, और इसी के तहत अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ को समाप्त करने का प्रयास किया गया। और इसी के तहत कई तरह की संधियां की गईं, जिसमें परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि अर्थात एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये सब संधियां और समझौते किए गए, जिसके माध्यम से परमाणु हथियारों को रोका जा सकता है, अर्थात किसी भी तरीके से इन परमाणु हथियारों को इकट्ठा होने से या इन हथियारों को किस तरीके से और इनकी संख्या को ना बढ़ाया जाए, किस तरीके से ऐसी कोई संधि की जाए जिसके कारण दोनों ही देश अब किसी भी तरह के हथियारों का प्रयोग या उनका संकलन ना करें या उसको सीमित मात्रा में करें। इसी समय जहाँ पर हथियारों की एक तरफ होड़ लगी हुई थी, संपूर्ण विश्व दो भागों में बटा हुआ था, दो ध्रुवीयता को चुनौती देने के लिए एक नई परिसंकल्पना विश्व के पटल पर आई और उसे कहा गया गुट निरपेक्षता, अर्थात किसी भी गुट में शामिल ना होना। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर के द्वारा की गई थी। इन तीनों ने ही मिलकर यह निश्चित किया कि हम जो भी देश अमेरिका या सोवियत रूस में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, उनके लिए विकल्प के तौर पर एक नए क्षेत्र का आगाज़ किया गया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। अर्थात जो भी देश अमेरिका या सोवियत रूस के गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। साथ ही इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रूमा ने भी इसका समर्थन किया। इस प्रकार इन पांचों नेताओं के द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन को बल मिला और संपूर्ण विश्व में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसको बोला गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की वास्तव में कोई सटीक परिभाषा नहीं की जा सकती, फिर भी महाशक्तियों के गुट से अलग रहकर उनके गुट में शामिल ना रहना या उनकी विचारधारा से प्रभावित ना होना या अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का निर्माण करना, अपने हिसाब से निर्णय करने की नीति को ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। गुट निरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि कोई नया गुट बना लिया गया या अपने आप को संपूर्ण विश्व से अलग कर दिया गया। यह पृथकतावाद से एकदम अलग है। पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को काट लेना, किंतु गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से नहीं काटता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में दोनों ही गुटों से अलग रहा जाता है और किसी के प्रभाव में ना आकर अपने स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियों का निर्माण किया जाता है।
विभिन्न शक्ति गुटों से अलग या तटस्थ रहा जाता है, दूर रहा जाता है और अपने स्वतंत्र विदेशी नीति का निर्माण करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार सही या गलत में से किसी एक को चुना जाता है और न्याय का साथ दिया जाता है। इसमें अन्याय को सहन नहीं किया जाता है। यह तटस्थता नहीं है, अर्थात यह ऐसी कोई विचारधारा नहीं जिसमें आप सिर्फ किसी चीज़ को, अन्याय को देखते हुए भी उसके बारे में हाँ या ना कुछ ना बोले। इसमें अन्याय का विरोध किया जाता है और न्याय का समर्थन किया जाता है, अर्थात उचित या अनुचित में से सिर्फ उचित का साथ देना ही गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता को हम पृथकतावाद नहीं कह सकते हैं। जैसा अमेरिका ने 1787 में अमेरिका ने अपने आप को विश्व के मामलों से अलग कर लिया था, तो उसे हम पृथकतावाद कहेंगे, किंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन पृथकतावाद से बिल्कुल अलग है। इसमें भारत शामिल था और इन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल सभी देश शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने निभाई, अर्थात अमेरिका और सोवियत रूस को किसी भी तरीके से शीत युद्ध के दायरे से अलग रखना, विभिन्न देशों को इन शक्ति गुटों से अलग रखना और दोनों ही देशों के बीच मध्यस्थता का माहौल बनाकर रखने में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। तटस्थता का अर्थात होता है कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। यह वास्तव में तटस्थता से एकदम अलग है। साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अल्प विकसित देशों को स्थान मिला। जो देश एकदम छोटे थे, जो यह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि वह किन देशों में शामिल हो, क्योंकि किसी भी एक गुट में शामिल होने का मतलब था दूसरे गुट से नाराज़गी। तो यह ऐसे देशों के लिए एक वरदान साबित हुआ। अब जो भी देश अमेरिका या सोवियत रूस से दुश्मनी नहीं लेना चाह रहे थे या दोनों ही गुटों की मदद लेना चाह रहे थे या किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं फंसना चाह रहे थे, वो सभी देश इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने संपूर्ण विश्व को एक तीसरा विकल्प प्रदान किया कि अगर वास्तव में पूंजीवादी या साम्यवादी विचारधारा अमेरिका या सोवियत रूस को नहीं अपनाना है, तो वास्तव में वो किस विचारधारा या किस तरीके से अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का निर्माण करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही छोटे देशों को यह भी डर लगा रहता था कि अगर उन्होंने बड़े देशों का साथ नहीं दिया तो उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, या बड़े देशों का अगर उन्होंने साथ दिया तो कहीं फिर से वो उन्हें गुलाम न बना ले। उन्हें हर आर्थिक मामलों पे उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस दासता से वो अभी मुक्त हुए हैं वो फिर से वो गुलाम देश बन जाए। अतः ऐसे देशों के लिए गुटनिरपेक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर उभर कर आया।